सर हमारे स्टैचू ऑफ लिबर्टी का है बने बैठ। क्या मेरे में चार टावर। क्या हुआ है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अच्छा, कहीं और बात कर रहे हैं? पकड़े गए हैं? सॉरी सर। पकड़े गए। ठीक है, तो लास्ट क्लास वाला एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिए होंगे, है ना? अब सिर्फ 2007 के बराबर करके नंबर निकालना था आपको। चलिए, दीक्षा के 2-3 सवाल हैं, है ना? उसके बाद एक नया टॉपिक शुरू करवा दूं, लिमिट्स। क्या यस सर। है ना? तब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर जो है इस पर कुछ क्वेश्चंस के साथ पहुंचूंगा प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर तब मैं बताऊंगा तो सीखेंगे। और ऑलमोस्ट जितना कॉन्सेप्ट है वो सब आप सीख ही चुके हैं। एक सिर्फ मैंने अभी बता लिया है जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है ना? उस समय आने पर मैं बता दूंगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, वही पार्शियल फ्रैक्शन बताना होगा और तब जाकर के उसको कर सकते हैं। तो बाय द वे कहीं क्वेश्चन टकरा गया बीच में तब तो ठीक है, वरना वो क्वेश्चन के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को मैं बता दूंगा। लेकिन कब? जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तब, है ना? क्योंकि इंटीग्रेशन का वो कॉन्सेप्ट है जिसका यूज इसमें होता है। आपको लगेगा डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन वो उसमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है जो डिकोड नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया। ठीक है, तो वैसे डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस करवा ही दिया है, बता ही दिया। तो चलिए, जैसे दीक्षा का है, ये 3 सवाल है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी निलपोटेंट, है ना, ऑफ इंडेक्स एम इफ ए रेज पर एम इज नल मैट्रिक्स। ये तो सही बात है। और लीस्ट वैल्यू ऑफ एम को कहते हैं इंडेक्स ऑफ निलपोटेंस। नाउ फॉर दिस ए, मतलब ए रेज पर एम 0 है, कहता आई माइनस ए रेज टू द पावर एन, है ना? आई माइनस ए रेज टू द पावर एन इज आई प्लस ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है, प्लस ए क्यूब एंड सो ऑन। कहां तक है? ए रेज पर एम माइनस। बहुत अच्छी बात है। तो कहना चाह रहा है कि देन n इज इक्वल टू कितना? n इज इक्वल टू 0, m माइनस m माइनस 1, लाइक दिस। ठीक है, तब ये उल्टा सवाल पूछा हुआ है ना? ये a रेज टू द पावर m नल मैट्रिक्स है ना? a रेज पर m नल मैट्रिक्स, समझ गए? तो कह रहा है कि इसमें n क्या हो जिससे कि i माइनस ए रेज टू द पावर n इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तब देखिए n माइनस 1 जब लेंगे आप, जैसे i प्लस ए, ऐसा हमने किया था एक इनवर्स निकालने के लिए, ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज पर m माइनस 1, इसको आप i माइनस ए से मल्टीप्लाई करें, i माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये i आ जाएगा। क्योंकि i से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा रिपीट हो गया, i प्लस ए स्क्वायर प्लस ए रेज पर m माइनस 1, ये i से प्रोडक्ट का नतीजा है। और अब माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर ए क्यूब, है ना, ए रेज टू द पावर m माइनस 1, और लास्ट बन जाएगा ए रेज पर m, जिसके होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ए रेज पर m इज नल मैट्रिक्स। तो यहाँ तक ये पूरा साफ हो जाएगा, ये सब साफ हो गया, और ये खुद नल मैट्रिक्स है ही, तो इसीलिए फाइनली ये I हो गया। तो इसीलिए I माइनस ए इनवर्स, I माइनस ए का इनवर्स ये है। ठीक है, तो देयरफॉर क्योंकि इसमें I माइनस ए से मल्टीप्लिकेशन के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, इसीलिए
ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है ये i माइनस ए का इनवर्स है। i माइनस ए इनवर्स इज इन फैक्ट i प्लस ए स्क्वायर प्लस ए रेज टू द पावर n माइनस। समझ गए? इसीलिए n की वैल्यू पूछा तो n की वैल्यू माइनस क्या कर सकते। दूसरा देखिए डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है ना। 35 y इक्वल टू आपका दिया हुआ है cos x। चलिए डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत जानते ही हैं, मैं उसी को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देता हूं, या आप अपने आप भी कर लेंगे। y cos x है और yn डिफाइन किया है कि dn nth डेरिवेटिव ऑफ cos x। इसका तो y1 का मतलब क्या होगा, d by dx ऑफ cos x, और d by dx ऑफ cos x को क्या कहेंगे, माइनस साइन x, है ना। अब इस माइनस साइन x को कह सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस x, क्योंकि cos पाई बाई 2 प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो इसीलिए cos 90 प्लस x इज माइनस साइन x। हो गया। अब y2 इज d2 cos x बाई dx स्क्वायर, है ना, डबल डेरिवेटिव। अब इसका मतलब इस cos पाई बाई 2x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे, तो दिस मीन्स कि d बाई dx ऑफ cos पाई बाई 2 प्लस x, और cos पाई बाई 2 प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ साइन पाई बाई 2 प्लस x। ठीक है, तो फिर आप इसको लिख सकते हैं cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस x, cos 90 प्लस थीटा अगेन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को आप लिख सकते हैं cos 90 प्लस थीटा। मतलब ये हो गया cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 एन प्लस एक्स। अब सबको समझ में आ गया होगा कि आप yn जब लिखेंगे विच विल बी dn cos x बाई dxn, ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है cos ऑफ n टाइम्स पाई बाई 2 एंड प्लस x। समझिए क्यों, d बाई dx है तो 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2, d2 बाई dx स्क्वायर है, सेकेंड डेरिवेटिव है तो 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 प्लस x। थर्ड डेरिवेटिव निकालते तो अब इसको आप डिफरेंशिएट करते तो माइनस साइन ऑफ दिस एंगल आता, उस माइनस साइन को हटाने के लिए एक और cos 90 प्लस दिस थीटा लिखते तो 3 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 आया था। इसका तो n टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव। इस चीज को सब लोग समझ गए कि नहीं समझे, बताइए। यस सर। आ गया। बस यही देखिए, यही आपको इस डिटर्मिनेंट में यूज करना है। ये सर जो कह रहा है आपको, जो चीज कह रहा है आप लिखते जाइए, देखिए क्या अपने आप फटाफट होते जाएगा। तो yn आ गया आपका, yn इज cos n पाई बाई 2 प्लस x, ये आपका yn है। आपका डिटर्मिनेंट है y4 y5 y6 y7 y8 y9, है ना, y10 y11 और y12। ठीक है, अब y4 रखेंगे आप तो क्या आ जाएगा, cos 2 पाई प्लस x, तो cos 2 पाई प्लस x cos x, है ना। नेक्स्ट cos 5 पाई बाई 2 प्लस x। अब देखिए मैं डायग्राम बना देता हूँ और आप अंदर सोचते जाइए। 0 पाई बाई 2, है ना, कहाँ तक है, 12 तक है ना, पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, 5 पाई बाई 2 3 पाई, ठीक है, 7 पाई बाई 2 और 4 पाई। चलिए यहीं तक तो निपट जाएगा सर। ऑल साइन tan cos, है ना, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट 5 रखेंगे तो 5 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2 प्लस x करेंगे, किस क्वाड्रेंट में आएगा, साइन के क्वाड्रेंट में, cos नेगेटिव होगा तो माइनस ऑफ साइन x हो गया। नेक्स्ट y6 रखें तो 3 पाई प्लस x, 3 पाई प्लस x किस क्वाड्रेंट में आएंगे, tan के क्वाड्रेंट में, है ना, तो cos नेगेटिव होता है माइनस ऑफ cos x। फंक्शन विल रिमेन सेम, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा हो तो फंक्शन रिमेन सेम।
और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा होगा तो फंक्शन विल चेंज, कॉस साइन में बदल जाएगा और क्वाड्रेंट देख करके आप उसका साइन डिसाइड करेंगे। y 7 है तो 7 पाई बाई 2 प्लस एक्स, देखिए किसके क्वाड्रेंट पे आएंगे, कॉस का क्वाड्रेंट है, ये साइन एक्स हो जाएगा, है ना। y 8 तो कॉस 4 पाई प्लस एक्स, 4 पाई यहाँ का है प्लस एक्स, मतलब किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सबका क्वाड्रेंट, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस एक्स है तो फंक्शन विल रिमेन सेम, cos x। y 9 है ना, y 9 तो 9 पाई बाई 2, ठीक है, 9 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है, 9 पाई बाई 2 प्लस एक्स तो माइनस ऑफ साइन एक्स आते जाएगा। ऐसे ही 10 माइनस ऑफ कॉस एक्स हो गया। फिर 11 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 यहाँ का होगा, 11 पाई बाई 2 प्लस एक्स तो साइन एक्स, और 6 पाई प्लस एक्स तो कॉस एक्स। यही सिचुएशन होता है, समझ गए कि y4 से शुरू होकर के जब आप लिखेंगे तो यही सब आपका आने वाला है, ठीक है। तभी सॉल्व हो जाएगा, यस सर। ठीक है। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, cos x और इसका कोफैक्टर तो 1 ही है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1, फिर प्लस sin x, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। क्यों होगा 0? तो फर्स्ट रो थर्ड रो सेम है, माइनस फर्स्ट और थर्ड में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो दोनों कॉलम आइडेंटिकल, ठीक है। माइनस कॉमन लेने के बाद कॉलम आइडेंटिकल, या ऐड कर दीजिए, r1 गोज टू r1 प्लस r2, एक रो 0 हो जाएगा, या c1 गोज टू c1 प्लस c2, एक कॉलम 0 हो जाएगा, इससे भी खत्म हो जाएगा। r1 गोज टू r1 प्लस r2 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना डेल्टा, एक दिया हुआ है a1 a2 a3, ठीक है, b1 b2 और b3 और अच्छा c1 c2 c3। अब इसी में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है। डेल्टा 1 ये कहता है आपको a1 प्लस pb1 a2 प्लस pb2 a3 प्लस pb3, फिर b1 प्लस q c1, b2 प्लस q c2, b3 प्लस q c3, क्या गया। नेक्स्ट c1 प्लस r a1, c2 प्लस r a2 और c3 प्लस r a, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब डेल्टा 1 को डेल्टा के टर्म में एक्सप्रेस करना, यही है ना, डेल्टा 1 को डेल्टा के टर्म में। अब जरा देखिए डिटर्मिनेंट को, है ना, जब डिफरेंट पार्ट में बांटना हो तो क्या करते हैं, एक कॉलम या एक रो को डिफरेंट पार्ट में बांट लेंगे और बाकी कॉलम को या रो को एज इट इज छाप लेते हैं, है ना। तो या तो आप थर्ड रो को बांट लीजिए या फर्स्ट थर्ड कॉलम को या फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट कॉलम को दो पार्ट में चेंज कर लें, किसी एक को कर लीजिए, a1 a2 a3 एक में रखिए, और p टाइम्स ऑफ b1 p टाइम्स ऑफ b2 और p टाइम्स ऑफ b3 दूसरे में रखिए, और बाकी दोनों कॉलम एज इट इज छाप देना, b प्लस क्यू c1, b1 प्लस क्यू c1, b2 प्लस क्यू c2, b3 प्लस क्यू c3, फिर c1 प्लस ra1, c2 प्लस ra2 और c3 प्लस ra3 आ गया। ठीक है, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका है इसमें वही काम करिए, p प्लस क्यू c1, p प्लस क्यू, वही दोनों कॉलम एज इट इज छापना है, p प्लस क्यू c1 b1, b2 प्लस क्यू c2, b3 प्लस क्यू c3, ऐसे ही c1 प्लस ra1,
C2 प्लस RA2 और C3 प्लस RA3। ये दो पार्ट में बट गया। अब क्या करिए, इसमें फर्स्ट कॉलम से P कॉमन ले लीजिए, सब में से कॉमन आ जाएगा, है ना। और ठीक है, फर्स्ट कॉलम से P कॉमन ले लीजिए, तो B1 B2 B3 रह जाएगा। अब इसके साथ सेकेंड कॉलम का ऑपरेशन आप कर सकते हैं, B1 B2, है ना, B3, ठीक। अब C1 सॉरी B प्लस B1 प्लस QC1, B2 प्लस QC2। फर्स्ट को मैंने छोड़ दिया है, जानबूझ के छोड़ा है, समझ गया क्यों? तो अभी मैं लिख देता हूं कि ये डेल्टा ही है, ये जो डिटरमिनेंट दिया हुआ वो है। क्यों है तो मैं बताता हूं, QC2 और B3 प्लस QC3, है ना। अब अगला आ गया C1 प्लस RA1, C2 प्लस RA2 और C3 प्लस RA3, ठीक है। अब इसमें ऑपरेशन करना है कि C2 गोज टू C2 माइनस C1, तो B1 B2 B3 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा Yes, QQ सब में, QC1 QC2 QC3, इसमें से Q भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि डेल्टा प्लस PQ इस ऑपरेशन के बाद B1 B2 B3 तो आ ही गया, और इधर में क्या बच जाएगा, C1 C2 C3, C1 C2 C2 माइनस C1 करने के बाद QC1 QC2 QC3 होता है, Q को मैंने बाहर कर लिया। अब जरा देखिए, C1 प्लस RA1, C2 प्लस RA2, C3 प्लस RA। अब क्या करेंगे, अब आप C3 गोज टू C3 माइनस C2 कर दी, तो C1 C2 C3 कैंसिल हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट आ गया। दिस इज इक्वल टू डेल्टा प्लस PQ और R, है ना। सब्ट्रैक्ट होने के बाद C1 C2 C3 कैंसिल हो गया, तो थर्ड कॉलम में R कॉमन आ जाएगा, तो B1 B2 B3 C1 C2 C3 और A1 A2 A रह जाएगा। अब दो बार कॉलम को इंटरचेंज करिए, तो दो बार माइनस आएगा, दो माइनस मिलकर के प्लस, ये भी आपका डेल्टा ही है, समझ गए। एक बार कॉलम 1 और कॉलम 2 को एक्सचेंज कर लीजिए, या कॉलम 2 और कॉलम 3 को एक्सचेंज कर लीजिए, तो C1 के जगह पर A1 वाला आ जाएगा, और फिर A1 B1 को एक्सचेंज कर लीजिए, तो वही डेल्टा आ जाएगा, A1 B1 C1। तो दो कॉलम को इंटरचेंज करने से या दो रो को इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, लेकिन जब दो बार चेंज देंगे तो दो बार साइन चेंज होगा, तो फिर से आपका वही साइन आ जाएगा। ये हो गया डेल्टा और प्लस PQR और इंटू डेल्टा, ये भी डिटरमिनेंट वही है, आ गया। तो डेल्टा कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 प्लस P प्लस Q, 1 प्लस PQR और टाइम्स ऑफ डेल्टा आ जाए, 1 प्लस PQR टाइम्स ऑफ डेल्टा। अब जरा देखिए, ये पहला जो पार्ट था ये वही था, ये मैंने क्यों कहा, या भी कह सकते हैं नहीं, जैसे पहला जो डेल्टा 1 ही है, इसलिए कि इसमें आप क्या अलग से इसमें बाय द वे ऑपरेशन करें आप कि C2 गोज टू C2, अच्छा B है ना, कॉलम 2 गोज टू C2 एंड प्लस Q टाइम्स ऑफ कॉलम 3। ये C2 C1 C2 इसका एलिमेंट नहीं है ना, C फॉर कॉलम, ये इस ऑपरेशन में, ये जो मैं लिख रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें C स्टैंड्स फॉर कॉलम, तो सेकंड कॉलम को चेंज कर देते हैं किस रूल से, तो सेकंड कॉलम प्लस Q टाइम्स ऑफ थर्ड कॉलम। तो डेल्टा 1 का जो पहला पार्ट था, इसका सेकंड कॉलम तैयार हो जाएगा। फिर आप करें C3, जिसमें C की सीरीज है C1 C2 C3 गोज टू C3 प्लस R टाइम्स ऑफ C1, ये आ जाएगा, है ना। तो इस ऑपरेशन के बाद ये डिटरमिनेंट आपका निकल के आ जाएगा। इसीलिए अब और ऐसा ऑपरेशन आप कर सकते हैं, करने से डिटरमिनेंट पर कोई असर नहीं होता है, इसीलिए इसको हमने डेल्टा कहा। ये वाला पार्ट जो डेल्टा है उसके पीछे वजह ये है, इस वजह के कारण, समझ गए कि डिटरमिनेंट में इस तरह का ऑपरेशन करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई असर नहीं होता है। इस डेल्टा में ये ऑपरेशन करते हैं, C2 गोज टू C2 प्लस Q टाइम्स ऑफ C3
एंड C3 goes to C3 प्लस R टाइम्स ऑफ C1 कॉलम 1। तो आपका ये पहला पार्ट प्लस के पहले जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा, इसलिए ये भी डेल्टा ही है ना। तो इसीलिए इसको हमने डेल्टा पहले लिया। Excuse me, sir. ठीक है, Excuse me, sir. समझ गए इसको। डिटर्मिनेंट को पहले मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक कॉलम के अबाउट, है ना, एक कॉलम का दो हिस्सा करके एक पार्ट को एक में, दूसरे पार्ट को दूसरे में रख दिया, और बाकी दोनों कॉलम को एज इट इज कॉपी कर ले। सर हाँ, सर इसमें फिर हम डायरेक्ट डेल्टा 1 को डेल्टा के इक्वल भी तो ले सकते हैं सर, इसी ट्रांसफॉर्मेशन से। डेल्टा 1 सर डेल्टा 1 को डेल्टा के इक्वल क्यों नहीं करा फिर हमने? सर उसमें भी तो यही हो रहा है। डेल्टा 1 को किसके इक्वल? डेल्टा के सर इक्वल। डेल्टा के इक्वल डायरेक्ट क्यों नहीं किया? नहीं, डायरेक्टली तीन ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं करते हैं। क्या बताया था कि 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो मैक्सिमम कितना ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे? ओ सर ठीक है। तीन डिटर्मिनेंट, तीन ट्रांसफॉर्मेशन, मैक्सिमम तीन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, दो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें देख रहे हैं तीनों कॉलम चेंज है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जब चेंज करते हैं तो आप किसी दूसरे का सहारा लेते हैं। तो जैसे ये दो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिखा, C2 goes to C2 प्लस Q टाइम्स ऑफ C3, ठीक है। सेकंड आ गया C3 goes to C3 प्लस R टाइम्स ऑफ C1, है ना। थर्ड आ गया। अब आप बाय द वे C1 को चेंज करने जाएंगे तो C1 के साथ किसी दूसरे कॉलम को तो यूज करेंगे ना, लेकिन वो कॉलम तो अब चेंज है। C2 इज चेंज नाउ, C3 इज चेंज नाउ। अब तो नया C3 है, जो दिख रहा है वो है ही नहीं। समझ गए? इस ट्रांसफॉर्मेशन के देने के बाद में अब ये आ गया। अब ऐसा नहीं करेंगे, तब तो सबका जीरो हो जाएगा, सबकी वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। नहीं, आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, सब खत्म हो जाएगा। C1 goes to C1 plus C2 और C2 goes to C2 plus C1, तो दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो गया, उसकी वैल्यू खत्म हो गई, जीरो हो गई। ऐसा नहीं करते, क्योंकि जो कॉलम आपको दिख रहा है सामने, आपने उसको बदल दिया है। तो जब बदल दिया तो अब बदले हुए फॉर्म में जब आएगा तो उसका आप C1 के साथ में ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए 3/3 में मैक्सिमम दो ऑपरेशन करते हैं, और वो भी दो ऑपरेशन तीनों को मिला करके होना चाहिए। ये नहीं कि दो को ही आपस में चेंज कर दिया, C1 goes to C1 plus C2 एंड C2 goes to C2 plus C1, ऐसा नहीं करते। उसमें तीसरे का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अब समझ गए? यस सर। इसीलिए डेल्टा 1 डायरेक्टली उससे नीचे है। ठीक है, हो गया? यस सर। चल, तो चलिए, तो अब लिमिट शुरू करवा दूं? बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, कुछ नया हो जाए, है ना। चलिए, तो लिमिट्स में सबसे पहले बिल्कुल स्क्रैच से मैं उसको उठाता हूं, है ना। हालांकि 11th में भी कुछ पोर्शन था, लेकिन वो रॉ लिमिट थी, है ना। तो ये मानते हुए कि वहां पर आपने नहीं किया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। तो सबसे पहले, और लिमिट चूंकि 11th का सिलेबस है, 12th में है भी नहीं, सीधा कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी से कहीं से शुरू किया है, लेकिन
जो हमारा अपना होगा लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, सर ये आज से आप चैप्टर शुरू कर रहे हैं? क्या है? सर आज से आप नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं लिमिट्स वाला? हाँ, 12th वाला, 11th नहीं, ये 12th है। कैलकुलस ना सर? हाँ, कैलकुलस फंक्शन के बाद जो होता है, हालांकि फंक्शन भी आपका 11th में ही है ना, थोड़ा बहुत जो भी इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन देखिए कि फंक्शन में बहुत सारी बात है जिसको कि हमें जानना है। तो वैसे ही लिमिट जो 11th में इंट्रोड्यूस करवाया है वो बेसिक लिमिट है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और उसी की खींचतान करेंगे। ये नहीं कि उसके बाहर की, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं जाना है हमें। ये LCD जो कहते हैं, LCD, ये तीनों पढ़ना है। जबकि आपके जो 12th के सिलेबस में कॉन्टिन्यूटी है और डिफरेंशिएबिलिटी शायद 11th में ही बता दिया है ना, ऐसा कुछ है, और डिफरेंशिएशन है। लेकिन हम ये तीनों लेकर के चले, ये तीनों में करना, चूंकि तीनों इंटरडिपेंडेंट है और तीनों में इनफैक्ट लिमिट ही लिमिट निकालते हैं। लिमिट पे देखिए, सबसे पहले टेकअप करना है हमें इस लिमिट को। लिमिट में एक नोटेशन आप देखते हैं किस तरह का, x अप्रोचेज ए, है ना, x अप्रोचेज ए, तो पढ़ते हैं आप x अप्रोचेज ए या x टेंड्स टू ए, ये दोनों चीज, x अप्रोचेज ए या x टेंड्स टू। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा दिमाग में जो बैठना चाहिए कि x इज नॉट ए, x ए नहीं है ना, x इज वेरी क्लोज टू ए बट x इज नॉट ए। ये बस ये बात दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा। अब जब x a के करीब में है तो देखिए a यही नंबर है अपना, तो a के करीब में रहने का दो तरीका है, x में भी समवेयर हियर, ये इस तरह से यहाँ पर x हो सकता है, या x में लाई हियर, यहाँ पर x हो सकता है, और इसमें से दोनों में कहीं पर भी है तो आप कह सकते हैं कि x a के करीब में है। ठीक है, जैसे से a is 2, तो x can be like 1.999, पूरी दुनिया में 9 लिख दिया, ये भी 2 के करीब का नंबर है। और दूसरा हो सकता है कि x में भी लाइक दिस 2 पॉइंट, पूरी दुनिया में 0 लिख करके अंत में मार्स पर जाकर के 1 लिख दिया, ये 2.001, दिस इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू इट, है ना। लेकिन 2 के जस्ट बाद ये नंबर नहीं है ना, 2 के जस्ट बाद, ये नहीं कहना है कि 2 के जस्ट बाद ये नंबर है, यस दिस नंबर इज वेरी क्लोज टू 2 बट दिस इज नॉट जस्ट नेवर ऑफ 2, जस्ट नेवर ऑफ। समझ गए? तो ये दो तरह से x रह सकता है a के करीब में, या तो a के जस्ट लेफ्ट साइड में रहे, मतलब a से जस्ट लेस हो, तो ऐसे केस में कहते हैं, ऐसे केस में इस लिमिट को कहते हैं लिमिट, जैसे LT या LIF दोनों लिख करके आप रिप्रेजेंट करते हैं, x अप्रोचेज a माइनस, ऐसा लिख दिया, इसका मतलब a इज लाइक दिस, ये इस तरह का है, x इज जस्ट लेस देन fx, ये लिख दिया। इसको कहते हैं आप लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, दूसरा, बाय द वे x इज अ नंबर लाइक दिस एंड और x अप्रोचेज a लाइक दिस, तो वैसे x को कहते हैं a प्लस, का मतलब जस्ट मोर देन, और उस पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी, उस फंक्शन की वैल्यू को कहते हैं राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, RHL। समझ गए? If LHL is equal to RHL, then limit exists, है ना, लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए ये कंडीशन है, लिमिट एग्जिस्ट। इसी LHL और RHL को आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे LHL को एक हमने लिखा कि लिमिट x अप्रोचेज a माइनस fx, या दूसरा लिख सकते हैं आप कि लिमिट h अप्रोचेज 0 f a माइनस h। ठीक है, a माइनस h, लेकिन यहां पर जो ये h है, h 0 के करीब में है लेकिन h इज पॉजिटिव, तभी इस नंबर को आप कह सकते हैं कि दिस इज लेस देन a, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसका मतलब a से छोटी वैल्यू होगी x की, जिस पर कि f की वैल्यू आप निकालेंगे, मतलब a में से कुछ ना कुछ ट्रूली सब्ट्रैक्ट होना चाहिए,
और जीरो के करीब में रहने का दो तरीका था, है ना। जैसे जीरो है तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर की बाउंड्री है जीरो, तो जीरो के करीब में रहने का तरीका एक ये भी है और एक ये भी है। लेकिन अपना h जीरो के करीब में कैसे है, ऐसे, इट जस्ट मोर देन जीरो। तो जब ऐसा नोटेशन आप लिखते हैं h अप्रोचेज जीरो fa माइनस h, इसके लिए तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि h इज पॉजिटिव नंबर, है ना। h अप्रोचेज जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, मतलब h इज अ नंबर लाइक दिस 0.000 बहुत जीरो के बाद होगा, इस तरह का एक सिंबॉलिक नंबर मैं लिख रहा हूँ, इस तरह का नंबर, ठीक है। राइट हैंड लिमिट आप लिखेंगे तो राइट हैंड लिमिट का एक नोटेशन ये है कि लिमिट x अप्रोचेज a प्लस fx, या इसी को आप LIM भी लिख लेते हैं, है ना, ये भी हो तो इसका मतलब एक ही है, ये सोचना कि दूसरा हो गया। h अप्रोचेज 0 fa प्लस h, here also h is positive, h approaches 0 from positive side, then only a plus h can be more than, है ना। अदरवाइज जीरो को अप्रोच करने का दो तरीका है, h can be negative, just negative, है ना, जस्ट लेस देन जीरो, तो उस केस में a प्लस h की वैल्यू a से कम हो जाए। ठीक, यहां तक पहुंच गए। अब ये दोनों लिमिट इक्वल हो जाए तो कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। अब चलिए, अब जैसे इसमें एक बेसिक लिमिट है ना, उसको जानना जरूरी है। उससे पहले लिमिटिंग वैल्यू निकालते कब है, कब इसकी जरूरत होती है, कहां पर किसी कायदे कानून की जरूरत होती है, वो बता देता हूं। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए जो रियल प्लेटफॉर्म है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की ही लिमिटिंग वैल्यू कायदे कानून से निकालते हैं, वरना जो वैल्यू आएगी उसको आप सीधा देख करके बिना किसी टूल टेक्निक के सीधा आप बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू लगभग क्या होगी। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, लगभग वैल्यू, क्योंकि किसी नंबर के करीब में कौन सा नंबर है कोई नहीं जानता है। जैसे देख रहे हैं, जीरो को पता नहीं है कि उसके बगल में कौन सा नंबर है, नहीं बता सकता कि मेरा पड़ोसी कौन है, जस्ट पड़ोसी कौन है, बहुत कठिन सवाल हो जाएगा उसके लिए, है ना, नहीं बता सकता है। जो भी बताएगा उसके और जीरो के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो, इनफाइनाइट रियल नंबर, इतना डेंस सेट है, तो करीब में ही वैल्यू निकालनी है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू का मतलब लगभग वैल्यू। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आर 7 इन नंबर, देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना। वो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन सा है और क्यों उसको इनडिटर्मिनेट कहते हैं वो मैं बताता हूं। इसमें बेसिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये है अप्रोचिंग जीरो और अपॉन अप्रोचिंग जीरो, ठीक है। अप्रोचिंग जीरो अपॉन अप्रोचिंग जीरो इज बेसिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ऐसा क्यों, तो देखिए, और जो भी फॉर्म, जो 7 फॉर्म मैंने कहा, बाकी 6 फॉर्म इसमें चेंज हो सकता है बाय सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसीलिए वो भी इनडिटर्मिनेट। तो लोन, समझ गए कि लोन इंडिपेंडेंट इंडिटर्मिनेट फॉर्म इज दिस, और जो भी इस फॉर्म में चेंज होने लायक होगा उन सबको इनडिटर्मिनेट कहेंगे। जो इसमें चेंज नहीं हो पाए इसका मतलब वो डिटर्मिनेट है, उसकी वैल्यू आप सीधे बता सकते हैं, देख करके ही बता सकते हैं, किसी कायदे कानून की जरूरत नहीं। क्यों कहते हैं अब इनडिटर्मिनेट, तो मैं बताता हूं। जैसे x अप्रोचेस जीरो, है ना, x जीरो के करीब का नंबर, तो x स्क्वायर को आप क्या कहेंगे, x स्क्वायर विल आल्सो अप्रोच जीरो। अप्रोचिंग जीरो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दे और बहुत छोटा हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अप्रोचिंग जीरो का मतलब फ्रैक्शनल नंबर, और फ्रैक्शनल नंबर हाफ भी है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो 1/4 हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इस तरह से फ्रैक्शनल नंबर को आपस में ही मल्टीप्लाई करते जाए तो उसकी वैल्यू अप्रोचिंग जीरो हो जाएगी, है ना। एक्स क्यूब विल आल्सो अप्रोच जीरो। आपसे मैं कहूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दिस विल आल्सो अप्रोच जीरो, है ना। एक्स अप्रोचिंग जीरो है, एक्स स्क्वायर अप्रोचिंग जीरो है, दो जीरो के करीब के नंबर को ऐड करेंगे, जीरो के करीब में ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल आल्सो अप्रोच जीरो, है ना, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख लीजिए, विदाई कर देता हूं, है ना, अप्रोचिंग जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दिस विल अप्रोच जीरो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दिस विल अप्रोच जीरो। मतलब अप्रोचिंग जीरो नंबर को किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करें, दैट विल अप्रोच जीरो। ये सब अप्रोचिंग जीरो। तो बाय द वे किसी फंक्शन का फॉर्म 0/0 है,
तब इसमें से किसको यूज करके 0/0 लिखा गया? सबको 0 ही कहते हैं आप? नहीं, तो x अप्रोचिंग 0 है तो x को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी अप्रोचिंग 0। ऐसा भी हो सकता है कि 20x और अपॉन x था, उसको हमने कह दिया कि अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोचिंग 0 है। ठीक है, अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोचिंग 0। तो इसका मतलब ये है ऑन अप्रोचिंग 0 का सर आंसर क्या आएगा? बता रहा हूँ अगर अभी। सही है ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन आपका इस तरह का हो 20x और अपॉन x और कहता है लिमिट x अप्रोचेज 0। अब इसका भी फॉर्म देखेंगे तो क्या होगा? अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोचिंग 0 होगा। अब x अप्रोचिंग 0 है, x 0 नहीं है, आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, दोनों नॉन जीरो नंबर है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। ऐसे ही आपको दे दिया लिमिट x अप्रोचेज 0 और कहता है x² अपॉन x निकालो। अब इसका भी फॉर्म टेस्ट करेंगे, x अप्रोचिंग 0 है तो न्यूमरेटर अप्रोचेज 0, डिनोमिनेटर अप्रोचेज 0, ये भी 0/0 फॉर्म है। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? x कैंसिल करिए, क्यों? x 0 नहीं है ना, 0 को 0 से कैंसिल करना परमिटेड नहीं है मैथमेटिक्स में, है ना। और यही सोच करके लोग जादू दिखाता है कि 2 × 0 इज 3 × 0, और किसी न किसी तरह से इन दोनों को काटेगा तो कहेगा 2 = 3। समझ गया? जादू दिखाने वाला यही काम करता है, समझ गया? तो 0 को 0 से कैंसिल करना मैथमेटिक्स में परमिटेड नहीं है, तो नॉन जीरो नंबर को मजे में कैंसिल कर सकते हैं। तो x के बारे में दिया है, x अप्रोचेज 0, तो हमारा कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि x इज नॉट 0, दैट्स इट। अब कहाँ अप्रोच करता है उसे मतलब नहीं है हमें, तो कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा? लिमिट x अप्रोचेज 0 x, तो 0 के करीब में x की वैल्यू 0 है तो लगभग वैल्यू इज 0, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू का मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग वैल्यू, तो 0 के करीब में लगभग उसकी वैल्यू 0 ही हो। अब जरा देखिए, लिमिट x अप्रोचेज 0, आपको x अपॉन x³ कहे। अब इसका भी फॉर्म टेस्ट करेंगे तो क्या आएगा? अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोचिंग 0, नहीं, x अप्रोचिंग 0 है तो x³ भी अप्रोचिंग 0। अब इसको कैंसिल करिए, x से x³ को कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? लिमिट x अप्रोचेज 0 1 अपॉन x²। अब जरा बताइए कि 1 अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग 0, 1 अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग 0 विल अप्रोच इंफिनिटी। इंफिनिटी का डेफिनेशन यही है, 1 अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग 0 विल अप्रोच इंफिनिटी, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू इंफिनिटी आ गई। देख रहे हैं, तीनों का फॉर्म एक ही है, 0/0, है ना, अप्रोचिंग 0 बाय अप्रोचिंग 0, लेकिन तीनों की वैल्यू अलग अलग तरह की है।